ओके देन हम लोग अभी तक स्टार्ट किए थे गेट का। हमने 2005 से स्टार्ट किया था 2018 तक। ये गेट MA का पेपर था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। एंड फिर 2019 स्टार्ट किया था। सो इसमें क्या, लास्ट क्लास हालांकि हमने ट्राई किया सारे करना, बट थोड़े प्रॉब्लम है, तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले यही पार्ट फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये पार्ट भी ढंग से करते हो तो जो गेट में 60 मार्क्स तक की तैयारी टोटल हो जाएगी आपकी, मैथ्स इंक्लूड करके। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैम स्टैट्स का जो सिलेबस अगर पूरा आप कंप्लीट करते हो तो यही 50 to 60 मार्क्स के हैं अराउंड टोटल, मतलब इंक्लूडिंग मैथ्स पोर्शन। यहाँ आप मिला लो वो कहने का मतलब एप्टीट्यूड भी, तो उसके अराउंड है। फिर करके फिर इसके बाद जब हम ये फिनिश कर लेंगे फिर हम लोग जो बाकी पोर्शन है वो करेंगे, ठीक है, जैसा हमने ग्रुप में लिखा था लास्ट टाइम। तो अभी चलो 19 का पेपर कंटिन्यू करते हैं, और उसमें मेनली हम लोग इन्फ्रेंस पे ही फोकस करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस। उसमें जो डाउट है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो अभी एंड में डिस्कस करेंगे जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस। सो उसके पहले तो हमें क्या करना है, आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो बताइए। 2019 में लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो प्रोबेबिलिटी या इन्फेरेंस के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो बताइए, या आगे डिस्कस करें उसके आगे, ठीक है। किसी को डाउट, कुलदीप पूछ रहे थे, या योगेश अगर हो आप तो आप सर लोग। 17 का थर्ड ऑप्शन पूछ रहा था मैं, क्योंकि 1 2 और फोर्थ ऑप्शन में x+y मतलब उसको हम सेपरेट कर देते हैं अलग अलग करके, तो वो थर्ड को हम कैसे करेंगे कोवेरिएंस में मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड प्रॉपर्टी लेवल। जी, तो उसमें आपका क्या है कि जैसे कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा 13 क्वेश्चन आप कह रहे थे। सो इसमें क्या है एक्चुअली कि यहाँ बोलना चाह रहा है कि x2 x3 दोनों जॉइंटली इंडिपेंडेंट है x1 से, तो कोवेरिएंस बिटवीन x2 एंड x1 निकाल लो आप, एंड कोवेरिएंस बिटवीन x3 एंड x1 निकाल लो, चेक करो क्या होगा। क्या दोनों इंडिपेंडेंट है x2 x1 से और x3 भी x1 से, ठीक है ना। तो ये आप ये देख के बता सकते हो, हालांकि ये सब बाद में, हालांकि ये मल्टी वेरिएट का है एनालिसिस का, तो उसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दोबारा, क्योंकि ये टॉपिक एक बार मैं पूरा पहले खुद से देख लेता हूँ। क्योंकि गेट हमने अभी इस बार पहला बैच स्टार्ट किया, ये पहला बैच है गेट का। इससे पहले सिर्फ हम जैम पढ़ाते थे, मतलब जैम के साथ ही गेट चलता था, गेट का सेपरेट बैच इस बार स्टार्ट हुआ। तुम्हें पता है लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे गेट क्वालिफाई किए थे, लेकिन हम जैम के साथ ही कराते थे, तो इस बार हमने सेपरेट किया है। और ये अगले साल स्टार्टिंग से ही बैच चलेगा, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा गेट का बैच। तो अभी ये क्रैश कोर्स है ना, नेक्स्ट टाइम पूरा कोर्स पढ़ाएंगे फरवरी से। तो मतलब सर यहाँ पे इंटरसेक्शन टाइप की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो हाँ वैसे ही है कि x2 अज्यूम x3 करके, बोथ मतलब आर। ऐसा कि सोच सकते हैं कि अगर होगा तो। यस यस, उस तरह से कुछ। ओके सो अगर और कोई क्वेश्चन आपको डाउट है, हमने 30 तक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके बाद बोला था आगे करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 31 तक हमने किया था। हालांकि ये 31 बहुत इजी है, आपको पता है कि मेथड मोमेंट कैसे निकालते हैं। देखो अब बाकी जो नए लोग हैं, क्योंकि कई सारे नए लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि हमारे क्या क्लास में डिस्कस करते हैं ऐसे ही ओरली जनरली मेथड डिस्कस होता है कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम आपको करके आना है, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, तो ऐसे चलता है, तो उस तरह से। सो चलिए आगे करते हैं। सो इसमें क्या है कि 31 तो इजी है ना, इसमें क्या है कि जस्ट आपको सैंपल दे रखा है, पीडीएफ इसका ये है, और पूछ रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। तो आपको पता है कि मेथड मोमेंट में क्या करते हैं कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, तो आप ये करेंगे तो आपका इससे आंसर आ जाएगा। कितने पैरामीटर, एक ही है, तो इससे आ जाएगा। अगर इससे नहीं आता है तो आप सेकेंड सैंपल मोमेंट यूज करो ना, इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, तो इससे आंसर आ जाएगा। सो ये करना होता है, तो आपने किया होगा, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन थीटा वेरिएंस 1, तो मतलब एक्स सिंगल रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल थीटा कॉमा 1। और आपको क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू 1 से 10 तक होगी। ओके, सो बोल रहा है कि
then x is sufficient but not complete, the maximum likelihood estimator of theta। मतलब आपको बोल रहा है कि x सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये एक एस्टिमेटर टाइप का है, आप इसको एज ए एस्टिमेटर समझ सकते हो। तो ये एक एस्टिमेटर भी है। सो सिंपली क्या है कि आप ये देखो कि क्या ये सफिशिएंट है। तो सफिशिएंट के लिए क्या था, कोई डेफिनेशन बताओ मुझे, सफिशिएंट कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट कब होगा? all the information। हाँ, लेकिन डेफिनेशन कैसे, एक तो आपने कहा कि ऑल सफिशिएंट, जैसे हम बोलते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो एक तो डेफिनेशन होगा और एक रिजल्ट होगा, रिजल्ट में ज्यादा यूज करते हैं। तो कोई ट्राई कीजिए, बताइए कि मैं बोलता हूँ कि मान लो जनरल डेफिनेशन x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम कोई भी पॉपुलेशन है, लाइक जिसका पीडीएफ ये है, टी कोई एस्टिमेटर है, सो स्टैटिस्टिक्स या एस्टिमेटर, टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर if and only if। so tell me if and only, definition हमेशा if and only होता है, आपको पता है। तो मैं क्या लिखूं? x1 x1 x2 dot xn given t equal to independent of theta। हाँ, सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, सो दिस इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो गेट टी इज इक्वल टी। सो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ थीटा। एक तो डेफिनेशन ये है, लेकिन ये हम बहुत कम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप देखते हो दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हो आप, या एज अ थ्योरम में बोल देते हैं। तो वो आप जानते हो कि यार लाइक आप क्या करते हो, आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हो एंड यू राइट इट एज h of x। सो ये x जो लिख रहा हूँ x1 x2 xn है, लाइक x1 x2 xn है इनटू g थीटा ऑफ t। तो यहाँ क्या है, दिस फंक्शन इज फ्री ऑफ थीटा एंड दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन x ओनली थ्रू t। मतलब इसमें t में ही x होगा, जो t है उसके थ्रू x होगा, अदरवाइज ये थीटा का फंक्शन, मतलब थीटा और t दोनों का फंक्शन है, ये समझ लीजिए। तो वो फंक्शन ऑफ x जिसको आप अलग नहीं कर सकते, तो दिस इज द, यहाँ पे हम बोलते हैं कि t इज दिस इफ एंड ओनली, मैं स्टेटमेंट ऊपर वाला ही रहेगा इसलिए स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने। सो इफ यू कैन राइट लाइक्लीहुड फंक्शन एज दिस इफ एंड ओनली इफ t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, सफिशिएंट तो ऐसा होगा और ऐसा है तो सफिशिएंट होगा। सो ये डेफिनेशन, ये थ्योरम है हालांकि, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे तो सैंपल सिंपल है, देखो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो टी भी आपका x है और सैंपल भी x है। सो यहाँ बोलना चाह रहा पीडीएफ ऑफ x गिवन x, तो पीडीएफ ऑफ x ही हो जाएगा, तो दैट इज फ्री ऑफ थीटा। सो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दिस, सो सोचिए यहाँ पे अगर आपसे पहला क्या बोल रहा है, सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट पहला डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशन में जाओगे तो f ऑफ x गिवन x समथिंग x स्मॉल x इक्वल टू x, क्या ये फ्री ऑफ थीटा होगा? क्योंकि t भी तो x ही नो है ना। दिस विल नॉट बी फ्री ऑफ थीटा, इसमें पीडीएफ में x के पीडीएफ में थीटा तो आएगा ही, तो इसका मतलब सफिशिएंट तो है ही नहीं, तो यही ऑप्शन आउट हो जाएगा। एमएलई आप जानते हो कैसे निकालना होगा, तो एक सैंपल साइज 1 है, बाकी प्रोसेस सेम ही है, पर सैंपल साइज 1 है। आपको एमएलई फाइंड करना है थीटा का। एमएलई के लिए क्या होता है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। यहाँ सिंगल सैंपल है तो लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ और नहीं, पीडीएफ ही होगा, जो भी पीडीएफ है आपका एक्स का नॉर्मल थीटा 1 का वही रहेगा। अब उसमें देखना है आपको कि वो क्या एस्टिमेटर है ना, उसको देख सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला 1/√2 पाई सिग्मा तो 1 है, e की पावर माइनस हाफ क्या होगा x माइनस थीटा होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो है ना, तो आपको ब्रेक करना है उस तरह से। सो अप्लाई करके देखो क्या आएगा। सो आप इसको ओपन करो और उसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के देखो। सो सॉरी क्या एमएलई ना, तो उसके लिए मैक्सिमाइज करना आपको कि ये फंक्शन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। सो क्या होगा, तो इसको आपको लॉग लो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, देन यू ट्राई। ठीक है ना, आप ट्राई करके देखो, उसमें आ जाएगा कि जस्ट यू, आपको सोचना है थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। ये सर x ही आएगा। x ही आएगा, तो यहाँ कहना चाह रहा देन x इज एमएलई। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पैरामीटर स्पेस क्या होना चाहिए था,
ऐसे तो कोई भी रियल नंबर होता है ना मीन, तो yes greater than 0 इन्होंने रियल restrict नंबर पे होता है। is हाँ real यहाँ number. मीन है तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है थीटा 1 से 10 के बीच ही है। ओके, बट सो एक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो सकती है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर एक्स, देखो तुमने कहा कि थीटा एक्स आएगा, लेकिन व्हाट इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 10, देन वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। एक्स तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, सो क्योंकि थीटा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब करोगे, मान लो आप एल डैश थीटा निकालोगे या लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, तो आप लोग कैसे करते हो, मेरे निकालते हो, या तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हो आप, और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हो, थीटा की कुछ वैल्यू आएगी। अब क्या होता है कि वो जो x है, अच्छा अगर x 0 से 10 के बीच में है, दैट इज फाइन, देन योर x इज द एमएलई, यही ना, कि जो थीटा की 1 वैल्यू है से इज इंटरवल। हाँ 1 से 10 हाँ सॉरी 1 से 10, तो 1 से 10 में अगर है तो x एमएलई होगा, अगर 1 से 10 में नहीं है तो आपको देखना है किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पता है ना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जब आप एमएलई निकालते हैं, सो लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ थीटा आपका फिक्स है 1 to 10। तो जब आप यहाँ लॉग लेंगे तो यहाँ पास आएगा माइनस लॉग √2 पाई, है ना, सो -1/2 x माइनस थीटा होल स्क्वायर। सो दिस इज स्मॉल एल थीटा बोलते हैं हम लोग। तो एल डैश थीटा जब आप निकालेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप। सो ये हो गया हाफ है, यहाँ 2 टाइम x माइनस थीटा हो गया, एंड देन आप डिफरेंशिएट करेंगे -1 थीटा अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस तरह से, तो फाइनल आया कि x माइनस थीटा आया। ठीक है, अब ये तो आपका यहाँ से आप एल डैश थीटा इज इक्वल टू 0, आप यहाँ से करेंगे तो थीटा की वैल्यू x आ गई, मतलब x रैंडम वेरिएबल आ गई जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी। अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, बट यहाँ तो थीटा रेस्ट्रिक्टेड है, तो एंड पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। सो अगर एल डबल डैश थीटा निकाले तो क्या होगा, एल डबल डैश थीटा फाइंड कर दो, क्या होगा यहाँ से, बताओ भाई। -1, ये नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि उस केस में, लेकिन अगर ऐसे ही, हाँ तो ऐसे तो फंक्शन नहीं, लेकिन ये देखो अब आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, थीटा की वैल्यू x हो सकती है, थीटा की वैल्यू 10 हो। जिन लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट पता होगा, या ग्लोबल मैक्सिमा, उनको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये फंक्शन है और ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसका। तो जब क्लोज इंटरवल होता है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को कंसीडर करना होता है, फिर कंपेयर करना होता है इन तीनों में से, या जितने भी वैल्यूज हैं उनमें लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, उसमें मैक्सिमम। अब ये फंक्शन आपने कहा इंक्रीजिंग है, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगी, थीटा के किस वैल्यू पे मुझे मैक्सिमम आंसर आएगा। ये तो तब है जब लेस देन 10 होगा, ये ना, ये तभी वैलिड है ना, तो ये 10 हो जाएगा ऐसे तो मेरी इस केस में थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये, तो इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा की लार्जेस्ट वैल्यू जो डोमेन में है उसमें मैक्सिमम होगी, लार्जेस्ट वैल्यू 10 है तो 10 हो जाएगी एमएलए इसकी, तो x तो नहीं है, ठीक है, तो 10 इज द एमएलए नॉट x। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आउट हो जाएगा कि x एमएलए नहीं है, वो 10 एमएलए हो गया, क्योंकि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। ओके, अब कह रहा है द UM/VUE ऑफ थीटा। सो UM/VUE एक तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, थीटा थीटा आएगा। ओके, और अब आपको देखना है, अच्छा कंप्लीट था, एक मिनट, सफिशिएंट ये था क्या क्वेश्चन, ये है कि हमने कहा सफिशिएंट है नहीं, सर ये। ओ एक मिनट, तो हमने कैसे कहा सफिशिएंट नहीं है। सो अगर आप फाइंड करेंगे, अच्छा वो यूज कर लेते हैं, डेफिनेशन नहीं, हम वो यूज कर लेते हैं क्या, फैक्टराइजेशन थ्योरम से आएंगे तो थीटा के साथ x भी आएगा। हाँ क्योंकि ऐसे तो कंडीशनल निकालना पड़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हमने फाइंड नहीं किया, तो एक मिनट में देख लेता हूँ। सो यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, जब आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं
लाइक्लीहुड फंक्शन में यहाँ पे है, तो इसको जरा आप ओपन कीजिए। तो क्योंकि एमएल यूएमयू के लिए अगर लेमन सफी थ्योरम लगाएंगे तो आपको कंप्लीट सफिशिएंट चाहिए, तो आप सबको पता ही है। तो उस केस में क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन वाला फाइंड करते हैं, जब किया था हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वो सिंगल है, तो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए और यहाँ थीटा है लेस देन इक्वल 10, ठीक है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से हो गया 1/√2 पाई एंड इसको ओपन कर लीजिए, तो e की पावर माइनस हाफ एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस हाफ एक्स थीटा, तो ये प्लस एक्स थीटा हो जाएगा, चेक कीजिए। और e की पावर एक होगा माइनस हाफ थीटा स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दिया जस्ट मैंने। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखेंगे 1/√2 पाई, सो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि दिस इज लाइक h ऑफ x, दिस इज लाइक h ऑफ x एंड g थीटा ऑफ t। सो ये ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि t क्या है इसमें, देखो x का कौन सा फंक्शन है, इसमें होता है ना कि x विल बी इन द फंक्शन g ओनली थ्रू t। सो व्हाट इज t हियर, x t x हो जाएगा। ओके, सो वहाँ हमने गलत, मतलब हमें वो कंडीशनल निकालना पड़ेगा उस केस में भी, सो देखना पड़ेगा डेफिनेशन, वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ से कर लो, कोई बात नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन थ्योरम यू कैन ओनली इफेक्ट, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से क्या आ गया कि दिस इज सफिशिएंट तो है। अच्छा, तो ऑप्शन ए में क्या पूछा था फिर, सफिशिएंट है कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे कंप्लीट चेक करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कंप्लीट होगा। ओके, सो कंप्लीट प्रूफ कैसे करते हैं आप लोग, अगर मुझे कंप्लीट प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो मुझे कोई कंप्लीट का डेफिनेशन बताओ, कंप्लीट एस्टिमेटर, फिर आगे कुछ होगा। सो आप लोग बताइए, कोई कंप्लीट एस्टिमेटर का डेफिनेशन बताइए क्या होगा। सर अगर टी कोई स्टैटिस्टिक्स है जी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ टी इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी इक्वल टू 1। जैसे हाँ, जी ऑफ, आप क्या कर रहे हैं, जी ऑफ टी या एच ऑफ टी, ठीक है। एच ऑफ टी इक्वल टू 0 हाँ विथ प्रोबेबिलिटी एच ऑफ टी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। हाँ, इसका मतलब ये है कि दैट शुड बी आइडेंटिकली जीरो, ये एच टी शुड बी आइडेंटिकली जीरो, कि एच टी शुड बी आइडेंटिकली जीरो, तो एच को जीरो ही होना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आपको पास पूछा जाए ई ऑफ जी एक्स, अगर आप फाइंड करते हैं, सो दिस विल बी जीरो, विल इम्प्लाई जी इज जीरो, इसको तो प्रूफ देखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने सफिशिएंसी अभी देखा है। सो वो था ना, कौन सा एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना, तो उससे कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं आप, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो इससे भी कर, इससे थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा कि जी जो x है दैट इज जीरो, यहाँ से अगर ये जीरो हुआ तो जी एक्स मस्ट बी जीरो, ये चीज है। और ऑल थीटा नहीं तो उससे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप एफ थीटा एक्स हमारा क्या है, 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसको आप अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले कॉन्सेप्ट क्या करते हैं इसमें हम, सो वी टेक एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, तो लॉग लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 पाई, ठीक है, एंड माइनस हाफ फिर से x माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको यही देखना होता है कि ये तो log√2 पाई, एंड यहाँ फिर से आप ओपन कीजिए इसको, तो ओपन करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा कि x²/2 प्लस एक्स थीटा माइनस थीटा स्क्वायर/2, राइट। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जहां प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड थीटा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि ऐसा होता है कि लाइक अगर आप ब्रेक कर रहे हो एक्सपेक्टेशन से, कुछ होगा कि सम विल बी ओनली कांस्टेंट, या लेट्स से कि ऐसा हो सकता है ना कि लाइक कोई होगा फंक्शन ऑफ जस्ट एक्स, यू से फंक्शन ऑफ जस्ट एक्स, कुछ ऐसा होगा कि फंक्शन ऑफ, या मैं ये भी सिर्फ लेता हूं, मान लो कि ए एक्स बी थीटा, कुछ ऐसा होगा सी एक्स एंड डी थीटा, लाइक दिस, इस तरह से होगा।
सो अब देखो जैसे ये फंक्शन क्या ओनली एक्स है, या इसको भी कांस्टेंट को ले आओ एक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यू कैन टेक इट एज दिस, यू कैन टेक इट एज दिस। समझ आ रहा ना कहना क्या चाह रहा हूँ, कि हमें हमारे को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमारे को इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट दिस, एंड उस केस में क्या होता है, जो एस्टिमेटर होता है दिस इज समेशन एक्स आई, मतलब यहाँ पे तो चलो सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो समेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट एक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ से दोनों आ गया, कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है। इसमें जो डाउट है, ये आपने रोहितगी में एक कॉन्सेप्ट है ये एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, तो उसके थ्रू आप कंप्लीट सफिशिएंट दोनों डिसाइड कर सकते हो। सो जो भी थीटा के साथ जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका जो समेशन होगा दैट विल बी कंप्लीट सफिशिएंट। ये ठीक है ना, तो इसमें किसी डाउट तो नहीं है। सो ठीक है, इसका मतलब सर ऊपर जो डेफिनेशन बताई वो शायद करेक्ट नहीं लग रही, मतलब जी एक्स इक्वल टू जीरो बट जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है शायद। नहीं वही होता है, उल्टा कर सकते हैं आप इसको, दैट इज अगर ऐसा होगा कि एच टी इज नॉट जीरो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी इज नॉट जीरो, ये एक डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी अगर जीरो है तो एच टी को जीरो होना पड़ेगा हर हालत में। मतलब अगर एच टी कोई नॉन जीरो मिल गया जिसका एक्सपेक्टेशन जीरो है तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, आप देखोगे मीन में अगर ई एक्स जीरो है तो एक्स को जीरो होना पड़ेगा नॉर्मल में, ऐसा है। सो सही है ठीक है ना, तो ऐसा है। तो अब क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या डिसाइड हुआ कि सफिशिएंट तो है, कंप्लीट भी है, तो ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ, क्योंकि नॉट कंप्लीट लिखा है इसलिए गलत हुआ, पहले हमने थोड़ा वो किया, ठीक है। एमएलई नहीं है क्योंकि एमएलई 10 के लिए मैक्सिमम था। यूएम भी हुई, तो एक्स जो है कंप्लीट सफिशिएंट है, और लेमन-सेफ्टी थ्योरम क्या कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर का कोई फंक्शन लो, उसका एक्सपेक्टेशन अगर उस पैरामीटर के इक्वल आ गया तो उसका यूएम भी होगा। सो यहाँ से ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी बोल रहा है कंप्लीट है एंसिलियरी है, तो एंसिलियरी क्या होता है, इंडिप बताओ एंसिलियरी क्या होता है, कोई डेफिनेशन बताओ। सर अगर कोई स्टैटिस्टिक्स की है तो उसका अगर एक्सपेक्टेशन होगा या फर्स्ट मोमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। या उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, सिर्फ मोमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन भी। नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन Distribution। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। जैसे कोई हाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है एफ एक्स है, तो एक उसको रिप्लेस कर देंगे वाई से, एफ वाई एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे तो एफ एक्स अपॉन एफ वाई करेंगे, तो ये निकालेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। सो एंसिलियरी जो है इफ एंड ओनली इफ जो टी है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री ऑफ थीटा होगा। अब देखो बुक में क्या डेफिनेशन, एक बार आप चेक कर सकते हो, चेक। सो यहाँ पे क्या है, ये x है, t बराबर x है, और x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, ठीक है जी पवन, डेफिनेशन आप चेक करो एक बार बुक में क्या है। सो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, तो यहाँ नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एंसिलरी। सो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ओनली सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हालांकि हम सॉल्व करने वाले नहीं थे, हमें जस्ट मेथड डिस्कस करना है अभी, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके आना है, अगर नहीं सॉल्व होता है देन हम डिस्कस करेंगे दोबारा, अभी जस्ट मेथड डिस्कस करना है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो 33 क्या कह रहा है, 33 आपको कह रहा है कि एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन थीटा वेरिएंस थीटा, ठीक है। सो जो आपका ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, मीन थीटा वेरिएंस थीटा, तो बोल रहा है कि दिस क्वांटिटी, ये जो लिखा है समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। कंसिस्टेंट किस में से होगा, अच्छा किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, ओके। सो आप लोग ट्राई करो, बताओ क्या होगा।
तो ये बता दो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता क्या है, डेफिनेशन बता मुझे कोई कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है। कोई बताइए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है। Limit n tends to infinity. Probability of x mod xn minus mu less than epsilon tends to 1. मतलब xn 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 मान लो and ऐसा xn बी अ रैंडम सैंपल है ना, तो yes sir और टी कोई एस्टिमेटर है एंड टी भी कोई एस्टिमेटर है, देन आपसे पूछ रहा है कि टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कब, इफ एंड ओनली इफ। तो आप जो बता रहे थे वो डेफिनेशन, कोई दूसरा बताओ। आप सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपका डेफिनेशन सही है। इसको सिंपल सिंपल में और क्या कह सकते हैं। Convergence in probabilities. yes so just you can say t converges in probability to, अब मैं जिसका भी बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसका, अगर मैं थीटा का बोल रहा हूँ तो थीटा, अगर कुछ और बोल रहे हो तो उसके लिए। सो यही आप बोल रहे थे, दैट इज आप कुलदीप जो डिफाइन कर रहे थे आप इसको डिफाइन कर रहे थे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 ये जो होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x मतलब t माइनस थीटा दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा 1, या इसी को आप दूसरे में भी लिख सकते हो, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दिस इज 0। ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन, और इसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो आपको हेल्प करेगा। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहते हैं, मतलब वो तो आपको पता है कि जो सैंपल मोमेंट है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मोमेंट, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं ना, तो उसको आप यूज कर सकते हो कि जो सैंपल मोमेंट है कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मोमेंट। ये है मतलब जो 1/n समेशन xi है दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex। So anyway, ये तो इसमें आपको हेल्प करता है। दूसरा चीज क्या है, एक और थ्योरम आपने पढ़ा होगा वो यूज कर सकते हो। थ्योरम क्या होता है, वो जस्ट वन वे है कि इफ, है ना, t is an estimator such that, है ना, estimator such that कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t की जो लिमिट है, लिमिट बोलो या दैट कन्वर्जेस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये tn बोल दो, सो दिस इज इक्वल टू सम पैरामीटर थीटा बोल दो, एंड वेरिएंस ऑफ जो आपका t है या tn है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज गोइंग टू बी 0, देन t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये ना, ये थ्योरम है, ये वन वे थ्योरम है, बोथ साइड करेक्ट नहीं है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। सो अगर ये वाली रिजल्ट ट्रू है तभी आप बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, तो अब आप बताओ, अब इनवेरिएंस प्रॉपर्टी एक ये भी डिस्कस कर लेते ताकि ये क्वेश्चन कर सके। सो इसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है। सो व्हाट इज इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, उसमें क्या होता है कि मान लो ऐसा है कि इफ t is consistent estimator of let's say theta, then gt is consistent estimator of theta कब, if क्या होना चाहिए, g पे क्या रेस्ट्रिक्शन है। सर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा आएगा ना। हाँ यस जी थीटा कब होगा ऐसा, ऑफ जी Continuous. थीटा, यस, हाँ कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और भी प्रॉपर्टी है, जैसे जस्ट एज अ थ्योरम अगर आप लिखोगे तो मुझे छोड़ो, ये पहले बताओ आप मुझे, चलो पहले ये मैं अभी न्यूमरेटर बताओ मुझे, न्यूमरेटर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट एंड डिनोमिनेटर विल कन्वर्ज प्रोबेबिलिटी टू व्हाट। एक मिनट बुक लेके आता हूं, जब तक ट्राई करो।
ऑप्शन ए। हाँ जी, तो कुछ आंसर आया आप लोग का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे? सिर्फ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो जैसे इस पे कन्वर्ज करेगा तो ई एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर, हाँ तो ई एक्स अपना थीटा है और डिवाइड बाई थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा कॉमन, थीटा प्लस थीटा एंड थीटा कैंसिल आउट, 1 अपॉन थीटा प्लस 1। 33 इसमें आंसर भी होगा, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। 33 ए ऑप्शन, ठीक है। बट ये Actually सर इसमें इस टाइप से कर सकते हैं, मतलब हाँ वही थ्योरम लिखा है। डिवाइड है। So the theorem you can see. So मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ थ्योरम का। सर ये तो कर सकते हैं ना कि x अपॉन y इज y नॉट इक्वल टू 0 कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी। यस यस यस, ये सम के लिए भी है, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और कोसेंट के लिए भी ट्रू है। यस, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ट्रू है, ठीक है। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल ट्रू नहीं है, बट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इज ट्रू। सो यू कैन चेक द थ्योरम। यस, कंसिस्टेंसी में सर कोई भी केस हो तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी भी दिखा सकते हैं, फिर इसमें क्या रिजल्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमको तो कोई नीड ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम दिखा देता हूँ। सो थ्योरम ये कहता है, सो आप विकर में देख सकते हो, पूरा इन्होंने 289 पेज में बहुत सारे रिजल्ट्स लिखे हैं, ठीक है। सो वो आप प्रूफ कर सकते हो कि है ना, इस तरह से है कि लाइक इफ xn converges in probability to x and yn converges in probability to y, then xn plus yn will converge in probability to x plus y। और अगर माइनस लोगे तो माइनस के लिए वैलिड है। और इन्होंने जो थ्योरम लिखा है इसके लिए, सो दैट दे आर राइटिंग, एक तो आपने लिख लिया यहाँ इनवेरिएंस कांस्टेंट फंक्शन के लिए, वो तो सिंगल के लिए है कि सिंगल एस्टिमेटर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप बात करोगे मोर जैसे यहाँ तो मोर देन वन की बात कर रहे हैं, T1 T2 भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, आप मान लो T1 T2 लिख लो। सो द थ्योरम दे आर सेइंग कि अगर ऐसा है कि लाइक xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सम कांस्टेंट a, फॉर एग्जांपल जैसे आपका x बार है, न्यूमरेटर में x बार बना सकते हो ना, so that converges to ex एक कांस्टेंट है, और 1/n summation xi square that converges in probability to ex square, this is also a constant। so in that case इसका मतलब जिस मान लो yn will converge in probability to b, then xn into yn will converge in probability to a into b, and xn upon yn will converge in probability to, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं आप, a upon b। ये थ्योरम है विकर वैद्य में, आप चेक कर सकते हो। तो ये थ्योरम से ये क्वेश्चन हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। आप n से डिवाइड कर लो इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर लो, तो आपके पास क्या है, ये ऊपर x बार हो गया, मतलब फर्स्ट सैंपल मोमेंट, सेकंड सैंपल मोमेंट, और न्यूमरेटर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, नीचे ex स्क्वायर, तो आप ex अपॉन ex स्क्वायर निकाल लो, उससे डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि let x1 x2 x3 be a random sample from population with pdf this। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पहचानते होंगे, कौन सा है ये, 1/2b e की पावर माइनस, ठीक है ना, डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या कह रहा है, इसका एमएलई निकालो। तो एमएलई फिर से आपको डेफिनेशन पता है कि क्या करना है, कि आपको देखना है कि दिस फंक्शन, ये फंक्शन मैक्सिमम थीटा की किस वैल्यू के लिए होगी। थीटा पे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो किस वैल्यू के लिए होती है, मीडियन। मीडियन। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी गेट में आ चुका है, लेकिन वहां पे ऑप्शन था मीन, मीडियन, समथिंग टाइप का,
बट यहाँ वो ऑप्शन नहीं देगा, वहां आपसे पूछ रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, यूनिक नहीं होगी, सैंपल मीन है, या द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऐसा बोल रहा है। तो आप इसको प्रूव करेंगे तो क्या आंसर आता है? मीडियन। आपको पता होगा, ये पहले भी गेट में आ चुका है क्वेश्चन, ये आप 2005-6 के राउंड देखेंगे उधर मिलेगा। तो बताओ मीडियन यूनिक होता है क्या? नहीं, है ना। सो मे बी इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। 34 का क्या है, चेक कर लीजिए। ठीक है, 34 का बी ऑप्शन है, बिकॉज मीडियन मे नॉट बी यूनिक। जैसे आप डिस्क्रीट केस में डिस्कस कर लो, जैसे मान लो नंबर 4 नंबर है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है 2 3 बोथ यू कैन कंसीडर मीडियन, या इसके बीच का कोई भी एक नंबर। मीडियन क्या होता है? जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, आप जानते हो ऑलरेडी। सो मे नॉट बी यूनिक, है ना, सो दैट इज नॉट यूनिक। तो आंसर यहाँ से मीडियन आएगा जब आप फाइंड करोगे। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। जो नए लोग हैं वो पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं, उसका वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ किया है। सो अभी सिर्फ इन्फ्लुएंस वाला पार्ट करते हैं, ये सब बाद में करेंगे, मतलब करेंगे तो जरूर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही मुझे पढ़ाना है, तो इस बार तैयारी हो जाएगी। सो इसको रखते हैं। अभी आप फोकस करना प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस पार्ट पर, बाकी मैं खुद कराऊंगा बाद में। 4-5 पेपर, 19 20 21 22 4 ही पेपर तो है। ओके, तो इन 4 पेपर में हमें डिस्कस करने बाकी पार्ट। So let x be a random variable with uniform distribution on interval -1 and 1. तो x आपका यूनिफॉर्म -1 1 है, एंड y जो है x+1 होल स्क्वायर है। अच्छा, y जो आपका x+1 होल स्क्वायर है। देन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y ओवर इंटरवल 0 4 is. सो pdf ऑफ y, ये पूछ रहा है ना, ओवर इंटरवल 0 4। सो क्या समझ आया आपको, क्या पूछना चाह रहे हैं? pdf ऑफ y ओवर इंटरवल दिस। वाई का पीडीएफ निकालना है, फाइंड करना है। y का पीडीएफ निकालना है ओवर द इंटरवल। आपको इंटरवल भी दे दिया इन्होंने, किस पे? 0 to 4 पे। अच्छा, ये तो पूरा रेंज है सर वाई का, हाँ हाँ, यही तो पूरा रेंज है वाई का सर। अच्छा y के आप चेक कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे क्या है, x मेरा क्या है -1 से 1 है, तो x+1 क्या होगा? तो यहाँ से so यूनिफॉर्म 0 1 हो गया ना, 0 2 होगा, चेक करो। वाई पे रख सकते हैं हम, जैसे -1 रखेंगे हाँ, y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर है, तो -1 रखेंगे 0 आ गया, 1 रखेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, तो रेंज होगी 0 से 4। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब कभी ऐसा भी तो होता है, आपको रेंज देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से होल x+1 होल स्क्वायर 0 to 4 हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन। तो ऑब्वियसली मतलब ये कहना चाह रहा है y का सपोर्ट जो है 0 to 4 है, तो ये नहीं देता तो भी हम लोग फाइन कर लेते हैं, है ना। सो ओके, सो देन बताइए क्या करेंगे आप? सर ऑप्शंस को ऐड करके देख लेंगे सर। एक तरीका है कि आप 0 से, अच्छा डेफिनेशन वाइज 0 से 4 में इंटीग्रेट करके देख लो कौन सा 1 आ रहा है, ऐसे कर सकते हो, एक ये भी ऑप्शन है ना। थ्योरम का यूज कर देंगे, नहीं तो वन रैंडम वेरिएबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई गलत पीडीएफ दे दिया तो एक्चुअली y गिवन x ये है ना, तो यहाँ से क्या होगा, देखो भाई, इसमें मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, जैसे मैं एक कराऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। सो पीडीएफ से जा सकते हैं या फिर पीडीएफ थ्योरम से यूज कर सकते हैं। 43 में आपको दिया इन्होंने कि x इज यूनिफॉर्म -1 1 और y है x+1 होल स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि x+1 होल स्क्वायर, तो ये y x पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब ये कुछ ऐसा है ना, y फंक्शन ऑफ x है। हाँ, तो किसी भी अप्रोच से चले जाओ, CDF से ले लो चाहो तो, है ना, यू कैन अप्लाई CDF अप्रोच। या एक काम अगर करना हो, x+1 को नया नाम दे दो, x+1 क्या है, यूनिफॉर्म 0 1, तो ये कुछ नया नाम मान लो, x+1 का नाम है कल w स्क्वायर हो गया। सो w क्या है, x+1 नाम है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो अब ये यूनिफॉर्म 0 1 है, उसका स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है मुझे, तो आप ये कर सकते हैं। अब ये फंक्शन 0 से 1 में तो
अरे फिर से गलत किया मैंने, 0 से 2 ना, क्योंकि ऐड करेंगे आप, x आपका -1 से 1 में, तो यू विल ऐड 1 बोथ साइड ना, तो 0 से 2, तो 0 से 2 है। अब 0 से 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, ये फंक्शन जब w 0 से 2 में है तो ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है ना 0 से 2 में, तो डायरेक्टली सर वो लगा लेते हैं एफ वाई ऑफ वाई वाला। सो एफ वाई ऑफ वाई क्या कहता है, तो यहाँ w के टर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो एफ डब्ल्यू ऑफ w एंड इनटू क्या करते थे आप, DW अपॉन और DY। डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई का मॉड, अगर डिक्रीजिंग होता तो ऐसे होता मोस्टली में। तो अब आप जस्ट जो x का पीडीएफ है उस मतलब w का जो पीडीएफ है, w को पीडीएफ पता है क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 2 है ना, सो एफ डब्ल्यू ऑफ w इज व्हाट 1/2 व्हेन w इज बिटवीन 0 and 2, कैसे भी कर लो आपको जो समझ आता है। सो यहाँ से आ गया 1/2 और w का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करो यहाँ से, सो रूट वाई बराबर w होगा ना यहाँ से, तो अगर आप w लिखोगे y के टर्म में, सो w इज रूट वाई एंड w 0 से 2 में है, सो जस्ट प्लस रूट वाई होगा, माइनस वाला नहीं होगा, और रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, तो ऐसा हो गया ना, ये ठीक है, जस्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। ये आप सीडीएफ से जा सकते हो, किसी भी तरीके से कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, y 0 से 4 में, अब ये नहीं लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। सो दिस इज फाइन, ओके 1/4 रूट वाई दिस थिंग। ठीक है, सो जस्ट फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने थे आपने। देखो ये क्या बोल रहा है कि लेट x बी अ सॉलिड whose बेस इज रीजन इन xy प्लेन। अच्छा ये मैथ्स का है क्या, तो रहने दो, मैथ्स वाले पार्ट सर कराएंगे अभी सर। सो यहाँ पे आते हैं 45, कंसिडर द ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस, ट्राइनोमियल है ना, तो ये मल्टीनोमियल टाइप का उस तरह से होता है ना, वो है। तो हमारे पास पूछ रहा है कि x + y < 7 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x = 3। ओके, सो कंडीशनल हमें बताना है इसमें, बताओ जी, ट्राई करो पहले। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x = फॉर्मूला लगा लो चाहो तो, जैसे भी करना है। सो देखो सेपरेटली अगर तुम बात करोगे तो x का डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली क्या होगा, y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, बाइनोमियल n, p1, बाइनोमियल n, p2। जी, तो बाइनोमियल आपका आ गया 7, 0.6 और ये आपके आ गया बाइनोमियल 7, 0.2, ये ना। हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन निकाल लेंगे सर x = 3 पर, तो आ सकता है। ओके फाइन, तो आप जानते हैं कि दो बाइनोमियल है, और बाइनोमियल में आप है ना, जो हमने थ्योरम पढ़ा था, सो उस थ्योरम को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो 45 में क्या है कि x है बाइनोमियल 7, 0.6, y है बाइनोमियल 7, 0.2। अब आप जानते हो कि जो y गिवन x होता है, मान लो स्मॉल x है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थ्योरम है ना ये, सो हाइपर ज्योमेट्रिक विथ व्हाट पैरामीटर, बताइए। बोलो ये थ्योरम देखो, टेल में ये थ्योरम होता है ना, सो क्या पैरामीटर होगा, N1 स्मॉल n2 कैपिटल N। नहीं इसके टर्म में क्या होगा, अब ये बताओ इसके टर्म में क्या होगा, हम्म 7, 3, यहाँ तो x3 था ना, तो 7x और यहाँ पे क्या होगा, चेक, तो 4, मतलब यहाँ x तो 7 - x,
अच्छा, हाइपरज्योमेट्री में क्या होता है हमारे पास, एक होता है एन, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, एम जो वन काइंड का है, एन जितना आप ड्रॉ कर रहे हो। सो व्हाट यू आर ड्राइंग? सो अगर थ्योरम तो जस्ट थ्योरम है राजगी में, लेकिन यहाँ से पैरामीटर शायद नहीं बताता है, इसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि दैट विल एक्स गिवन वाई विल बी हाइपरज्योमेट्रिक, है ना। हाँ, ये बता रहा है जस्ट एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। सर y गिवन x वो भी फॉलो करता है सर, बाइनोमियल n कामा x कामा q y 1 माइनस p। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं आप, ये भी है यहाँ पे, यस राजगी में आप देखेंगे नेक्स्ट रिजल्ट यही है। सो अगर आप राजगी में देखें कंडीशनल का फॉर्मूला है, एक मिनट। सो यहाँ इन्होंने बताया है, क्या दे रखा है कंडीशनल का, अब क्या बता रहे हो बताइए। मैं बता रहा हूँ सर कि y गिवन x जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है n माइनस बाइनोमियल n माइनस x कामा q अपॉन 1 माइनस p, बाइनोमियल n माइनस एक्स क्यूब या q अपॉन 1 माइनस p। अपॉन 1 माइनस, नहीं ये नहीं होता, ये बाइनोमियल का जो n पैरामीटर है वो n माइनस x पैरामीटर है, और जो हाँ, प्रोबेबिलिटी है वो है q अपॉन 1 माइनस p। अच्छा ये बोल रहे हो आप क्यू अपॉन 1 माइनस पी। बट तो इसका जो पीडीएफ होता है इन जनरल, इसका जो मल्टी नॉमिनल पीडीएफ होता है वो मल्टी नॉमिनल पीडीएफ होता है, ऊपर n फैक्टोरियल होता है, नीचे x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल, और होता है n माइनस x माइनस y फैक्टोरियल, और होता है p के पावर x क्यू के पावर वाई 1 माइनस p माइनस q के पावर n माइनस x माइनस y। ऐसा ये थ्योरम अगर आपको देखना हो तो यू कैन सी पेज नंबर है 191 विकेरवैद्य में। सो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कंडीशनल का, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला है देखो। सो ये जिन लोग पास बुक है विकेरवैद्य की, सो यू कैन चेक। सो ये जो रिजल्ट है, ये जैसे अपने तरीके से बता रहे हैं, उसमें जो बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर आप यू कैन सी 191 विकेरवैद्य की, ठीक है। तो इसमें ये थ्योरम है। नहीं, एससी गुप्ता ने सीधे प्रूव किया है। अच्छा ओके, गुप्ता को प्रसाद बता रहे, ठीक है। विकेरवैद्य में जो है, सो वो इन्होंने ये बोला है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था, एक्सपेक्टेशन। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, यहाँ भी वो फॉर्मूला जो आप कह रहे हो वो यहाँ भी है। सो वो बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब जो आप बता रहे हो यहाँ भी वही है, यस यहाँ पे जो बता रहा है ये कि यू जस्ट चेक द थ्योरम। तो ये जो है एग्जांपल नंबर 11 है आपको इस पेज पे, और यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि y गिवन x इज इक्वल टू x, दिस फॉर्मूला यू विल हैव n माइनस एक्स p2 अपॉन 1 माइनस p1, जो ये बता रहे थे उस तरह से, ठीक है, q अपॉन दिस। सो यही बात है, यहाँ से भी करोगे n इंटू एक्स, है ना। सो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और आगे अगर करना है आपको, सो लाइक यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था एक्स वाई का, एक्स वाई वॉज बाईवेरिएट, मतलब बाइनोमियल या बोले ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। सो ये ट्राइनोमियल था विद पैरामीटर n p1 p2 इस तरह से है। तो यहाँ जो थ्योरम आपको दे रखा है, यू कैन चेक द थ्योरम। तो x गिवन y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, y गिवन x है सर, x गिवन y नहीं। अरे तो तुम बना सकते हो ना y गिवन x भी, जैसे तुम्हारे x गिवन y है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास y गिवन x बुक में लिखा है, यहाँ भी y गिवन x है। y गिवन x क्या दे रखा है, पैरामीटर चेंज हो सकते हैं ना। हाँ तो वो चेंज हो जाएगा, पैरामीटर चेंज कर लेंगे हम लोग, n माइनस एक्स और p2 अपॉन 1 माइनस p1। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ y अभी मैं x गिवन y लिख के, अब बताओ x गिवन y क्या होगा। n माइनस y 1 अपॉन 1 माइनस p। हाँ हो गया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। सो इस तरीके से आप लिखिए, थ्योरम है कि जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अगर आप यहाँ पीएमएफ आपको पता ही है, अगर इसका आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू y, तो वो है n फैक्टोरियल अपॉन ले लो x1 फैक्टोरियल या x फैक्टोरियल, है ना। सो x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल n माइनस x माइनस y फैक्टोरियल p1 की पावर x p2 की पावर y, ठीक है, एंड 1 माइनस p1 माइनस p2 की पावर n माइनस x माइनस। ये आपका जॉइंट एक्स वाई का जो कि ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फॉर्मूला जस्ट यूज कर लो आप, तो हो गया, इससे ही कर लो आप डायरेक्टली। तो क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं।
सो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 45 नंबर, उस पे आते हैं। सो 45 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स वाई जो है वो आपका ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर 7, 0.6, 0.2, ठीक है जी। तो एन पी क्यू या P1 P2 समझ लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा इसका? अभी तो y गिवन, देखो अभी तुमने बताया था y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखा था ना ऊपर, तो इसको यूज कर लो। y गिवन x यहाँ पे बाइनोमियल n माइनस एक्स P2 अपॉन माइनस P1, सो बाइनोमियल n माइनस एक्स, तो x कितना दिया है क्वेश्चन में हमें? 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4। हाँ, अब P2 अपॉन इधर ना P1 माइनस P1 है ना, P2 अपॉन माइनस P1 दिस वन, सो P2 मतलब 0.2 अपॉन 1 माइनस P1 0.6, तो ये आ गया। सो y गिवन x इज इक्वल टू 3 का फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल 4 कॉमा, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो 0.2 अपन कितना? 0.4, 1/2 ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो ऐसे हायर लेवल के लिए मतलब गुप्ता गुरु ठीक है, उसमें सारे रिजल्ट्स हैं। जैम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। सो दिस इज, तो फाइनली आंसर आपका 2 आ गया। यस, ये डायरेक्टली बुक में रिजल्ट भी होगा आपका ये, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है? हमने कॉन्सेप्ट पेपर देखा कि लेकर ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n P1 P2, तो जो y गिवन x इज इक्वल टू x है वो होगा n माइनस एक्स P2 अपॉन माइनस P1, ठीक है, तो ये था। ओके, सो यहाँ उसमें ना जाके ये भी ट्राई कर सकते थे, बट इसमें गंदा होता है, तो पैरामीटर डिसाइड करना मुश्किल है। कर सकते हैं उससे भी, आंसर तो ऐसे ही आता। अच्छा, अगर उससे करते तो क्या होता? अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो अगर हाइपर ज्योमेट्रिक जो हम देख रहे थे, तो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा ना। फिर मीन यूज, तो उससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक से भी होगा, बट दिस इज फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका टू चेक कर सकते हैं, 45 का आंसर है इसमें अटैच, तो यू कैन चेक, ठीक, 2 है। चलिए नेक्स्ट, तो अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस पे फोकस करते हैं। Just you can try. 49. X be a variable with characteristic function phi such that phi of 2 pi is कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, उस तरह कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। सो पहले तो मुझे कोई डेफिनेशन बताओ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, e की पावर आयोटा tx है ना, itx, जैसे mgf आपका e की पावर है ना tx होगा, pgf क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ t की पावर x, ओके, ये ना, ओके। तो बोल रहा है आपसे कि जहां पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 2 पाई पे 1 है, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x क्या वैल्यूज दे रहा है? इंटीजर वैल्यूज, है ना, क्योंकि ये वन आंसर कब देगा? e की पावर आयोटा 2 पाई आयोटा ना t, ओके, मतलब 2 पाई x, so this is 1, है ना, मतलब वो तो बता रखा है क्वेश्चन में आपको, इंटीजर वैल्यूज है ऐसे तो। So let z denote the set of integers, then probability x belongs to z is, बताइए क्या होगा? कुछ समझ आया क्या बोलना चाह रहा है? इसमें ये बोलना चाह रहा था आपसे कि, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा था ना, e की पावर आयोटा t 2 पाई है ना, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी? 5। अब में 5 में फंक्शन क्या होता है? 5t होता है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं t के टर्म में, mgf या pgf या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो e की पावर आयोटा tx होता है, x तो यहाँ 2 पाई, मतलब t 2 पाई हो गया, तो एक i इंटू 2 पाई इंटू x, ये 1 कब होगा? आप लोग आइडिया है? अरे भैया cos
2 पाई एक्स प्लस आयोटा साइन 2 पाई एक्स, दिस इज 1। ये ऐसा कब होगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, तो cos 1 हो गया, 0 हो गया। हाँ, यस सर। तो x को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। अगर x 1/2 वैल्यू ले लिया ना तो ये फिर होल्ड ही नहीं करेगा। तो ये देने का मतलब ये था कि e की पावर i इंटू 2 पाई इंटू एक्स इज 1, और ये रिलेशन तभी होल्ड करेगी जब x आपका इंटीजर होगा। क्योंकि इसको खोलो आप, e की पावर i थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही ना? तो ये चीज है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है। ये 1 हो और ये 0, साइन 0 हो जाए, cos 1 हो जाए, तो आपको पता है साइन 2n पाई कितना होता है? 0, और cos 2n पाई 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये है कि 2n पाई, जहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपसे क्या पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज करस्पॉन्डिंग, तो 1 हो जाएगी। इज इट फाइन? हाँ, वो 2022 में इसमें क्वेश्चन आया था सर। जी जी, अच्छा ये एक्चुअली में लैटिस रैंडम वेरिएबल है, इसमें 2022 में भी एक क्वेश्चन बना था। अच्छा, 22 में भी है, ओके, चेक करेंगे। तो अभी तो हमने सिंपल इससे चेक कर लिया डेफिनेशन से, ठीक है, तो ओके। चलो, तो अब क्या करते हैं आगे? 50 क्या बोल रहा है कि let x1 be a random sample of size 1 from uniform distribution over theta theta square। अच्छा, और थीटा नॉट जो आप h नॉट है, थीटा इज इक्वल 2 है, h1 थीटा 3 है, रिजेक्ट h नॉट इफ x1 इज मोर देन 3.5, अल्फा बीटा विद द साइज एंड पावर रेस्पेक्टिवली ऑफ द टेस्ट। तो ये तो कर लोगे आप लोग, ठीक है ना? जस्ट आपको निकालना है अल्फा क्या होता है, अल्फा साइज है, साइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो हो जाएगा। एंड पावर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, कर लो, फिर सम आ जाएगा, ठीक है ना? सो सीधा 54। सो 54 क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 x10 बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 वेरिएंस 2। आईआईडी नॉर्मल है ना, मीन 0 है, सो xi as नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 2। तो मुझे इसको नॉर्मल 0 1 बनाना है, तो क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा xi में? √2 से डिवाइड डिवाइड कर। ठीक है, तो √2 आप कर देंगे तो 0 1 हो गया आपका। अब आपको पता है कि अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो xi अपॉन √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप सब जानते हैं काई स्क्वायर 1 हो गया है ना। तो यहाँ भी क्या कीजिए, 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपका? देखिए सर पहले, ये वो वाला केस है सर, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ सर ये। ओ हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यस। तो ये गामा हो जाएगा न्यूमरेटर, और यहाँ भी गामा हो जाएगा, मतलब ये काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 9, ये और ये Yes. सेम है ना? सो Yes, दे आर sir. नॉट इंडिपेंडेंट। तो एफ में कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ के लिए क्या होता है कि अगर काई स्क्वायर m अपॉन m, काई स्क्वायर n अपॉन n है ना, सो उसमें ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बीटा। तो बताइए क्या आएगा? गामा थोड़ा बता दे। So beta 1,9। बीटा 1,9, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। आई थिंक योगेश आपको एक बार आपने पूछा था, अगर आपको याद हो तो, 54। सो यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn जो है वो है आपका नॉर्मल 0 2। तो हमने ये कहा कि x1 अपॉन √2 xn अपॉन √2, जो भी है n देख लेते क्या है, नॉर्मल 0 1 हो गया। अब यहाँ से है ना, n आपका साइज 10 तक है, तो ये 10 तक है, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर से लेके x10 स्क्वायर तक। तो यहाँ पे आपका ये काई स्क्वायर 1 है, ये काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 9, बट ध्यान ये रखना है कि दिस एंड दिस आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, दे आर सेम। तो उस केस में एफ नहीं बनेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, इसको गामा में कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज गामा
गामा में क्या लिखते हो इसको आप, काई स्क्वायर 1 को 2 सर हाफ गामा हाफ कॉमा हाफ ऐसे, हाफ यस ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा पीडीएफ आप ले रहे हो उसके हिसाब से। सो यहाँ से फिर गामा हाफ हाफ प्लस गामा हाफ कोमा एक n/2 9/2 है ना। तो अब बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। सर बीटा 1/2 कोमा 9/2 हाफ 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 1/2, 9/2। अब इसको अप्लाई कर लीजिए। तो बीटा में देखिए, बीटा फर्स्ट काइंड का मीन क्या होता है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया 1/2 अपॉन 10/2, तो 1/10 0.1, यही ना। यस सर ओके चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये रिजल्ट इन जनरल भी ट्रू है। एक्चुअली में ये बासु थ्योरम प्रूव किया जाता है 1/n। ओके 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 दिस इज फाइन, कर सकते हैं आप कोई भी थ्योरम यूज। सो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने जस्ट वो यूज किया सैम्पलिंग वाला। तो फिर मींस अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो तो भी हम एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं विद बासु थ्योरम की यूज करके। ओके ओके तो मैं आता हूँ उस पे अभी। सो 54, हाँ आंसर ठीक है। तो बताइए व्हाट डू यू वांट टू से, कि मतलब कैसे करें। मतलब एक तो जनरल सर जैसे एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर प्लस x2 x10 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर x10 इक्वल टू 1। मतलब आईआईडी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो हाँ तो इसका आंसर k/n आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप। यस यस ठीक है। सो इफ यू कैन रिमेम्बर कि इफ x1 x2 xn आर आईआईडी, तो इन्होंने कर सकते हैं प्रूफ आप। अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मल दिया था तो इंटेंशन कहीं ना कहीं था कि आप कन्वर्ट कर सको। ठीक है तो अभी हमने ये अब ऊपर वाला गामा वाला किस इंडिपेंडेंट में भी तो होता है ना। हेलो हाँ बोलिए। जो आपने किस गामा में किस करा है, मतलब गामा डिवाइड बाय गामा बीटा। हाँ हाँ गामा, तो वो इंडिपेंडेंट होता है ना वो केस में। तो मतलब वो एफ में करने के लिए ये और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एफ में हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट है ना, ये और ये इंडिपेंडेंट है ना, जो काई स्क्वायर 1 है और इधर ये इंडिपेंडेंट है। तो ये ठीक है, आ x1 गया समझ गया। यस सर यस 2 से 10 तक तो इंडिपेंडेंट ही है। ये होता है आप जब पढ़ेंगे वहां की x अपॉन x प्लस वाई, सो दैट xy इज इंडिपेंडेंट। तो xy तो इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज बीटा, जहाँ xy गामा होगा। तो ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इन्फरेंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्कस करें तत्काल। एंड तो आप पीछे अगर डाउट्स है तो बताइए, कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे थे। पीछे अगर कोई डाउट हो प्रोबेबिलिटी या इन्फरेंस वाले क्वेश्चन में, तो यू कैन आस्क, अगर किसी को है तो। एक मिनट, हाँ जी। मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। नहीं नहीं करेगा, आप आइए वहाँ पे, आप गेट पे आइए, वो मैं बोल देता हूँ ले आएगा। हाँ हाँ आप गेट पे आइए, फोन कीजिए। ठीक, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ये एक्सपेक्टेशन k अपॉन n आ रहा है ना, इसमें जरा इलेबोरेट करना, क्या थ्योरम थी। वो बताइए कौन बता रहा था, ये तो मैंने जस्ट लिखा है तो मुझे देखना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बासुस थ्योरम से कुछ प्रूफ कर सकते हैं, सो एक बार देखना पड़ेगा। हाँ पवन बता रहे थे, आई थिंक। यस पवन यू कैन टेल। यस सर, मैं आपको सोल्यूशन भेजता हूँ अभी आधे घंटे में। हाँ ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप में। यस यस मैं तो ऐसे डिस्कस करेंगे, नए नए अप्रोच आएंगे। तो एक अप्रोच था, सो दिस इज द सेकंड अप्रोच ही इज सेइंग, सो आई अप्रोच। एक्चुअली में सर वो पीडीएफ मिल नहीं रहा, मैंने कहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, आप देखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखना है तो देवराज दास आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर अपने असाइनमेंट में सॉल्व करके डाल दिए हैं। अच्छा अच्छा देवराज दास, ओके ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो देवराज दास को जानते हैं, मतलब मैं भी जानता हूँ। तो ओके सो वी कैन सी देयर। ठीक है, तो अभी तो कुछ पीछे का डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज
कोई कुछ लोग नए हैं तो आपको पहले ये कहूंगा कि 2005 गेट 2019 तक का जो भी प्रोबेबिलिटी एंड इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन है आप वो कंप्लीट कीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप डिस्कस कीजिए। ठीक है ना, कोई कुछ लोग नए हैं बाकी। अच्छा सॉल्यूशन भेज दिया क्या? ठीक है, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो 2018 का पेपर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज रहने दो, आज ज्यादा आगे नहीं करते हैं। सो अभी पहले आप लोग ये फिनिश करो। योगेश आपको कुछ डाउट डिस्कस करना है? आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे? अगर है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। सर वो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों निकाल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। हेलो हाँ आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सर वो आपने कंप्लीट एंड सफिशिएंट के लिए एक थ्योरम बताई थी, वो क्या फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, हाँ के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल। हाँ तो वो इन जनरल मतलब किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे इन जनरल कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं अननोन है, तो वहां पे लगा सकते हैं कंप्लीट एंड सफिशिएंट निकालने के लिए। जहाँ पे पैरामीटर से फ्री है उसका सपोर्ट जिस पीडीएफ में वहीं पे लगता है, सो वहां लगा सकते हैं। एनीवे आप लोग 2008 से 2009 तक ये आप देखिएगा, उसमें होगा कॉल बार। एक मिनट, हाँ जी सर बताइए। हाँ हाँ हाँ, बाद में कर सकते हैं मतलब? अच्छा बात नहीं कर सकते। अभी थोड़ा कुछ काम आ गया सभी, सो हमने कर लिया। तो अभी अगले क्लास में क्या करते हैं, आप लोग पहले अगर 2005 से 19 तक कोई डाउट नहीं, भी प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में 2018 का पेपर करेंगे। आप लोग भी ट्राई करके आओ पहले। सो ये क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे वो करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा जल्दी फिनिश करता हूँ। ठीक है, बाकी जो नए लोग हैं वो वीडियो पुराने देख के आप फिनिश करो, एंड देन विल डिस्कस मोर। ठीक है चलो, तो आज यही खत्म करता हूँ। चलो थैंक यू।